नमस्कार दोस्तों, एवरीथिंग अभिषेक यूट्यूब चैनल पे मैं अभिषेक आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं नॉलेज एंड करिकुलम जो सब्जेक्ट है उसका जो क्वेश्चन है उसको लेकर के आया हूं। आपको कुछ दिन पहले मैंने क्वेश्चन दिया था, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये मेरा ब्लॉग है, देख सकते हैं। इस ब्लॉग पे मेरा क्वेश्चन आप लोगों को मिले होंगे, तो यहाँ देख सकते हैं। अगर आपको ये लिंक चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चेक कीजिए, आपको लिंक मिल जाएंगे। इसमें देख सकते हैं ये क्वेश्चन है, देख सकते हैं यहाँ पे ये क्वेश्चन आपको, इस क्वेश्चन का जवाब मैं इसको वीडियो में देने वाला हूँ। देख सकते हैं यहाँ पे कि ज्ञान की परिभाषा करें प्रकृतिवाद एवं जो है कि अनुभववाद के अनुसार और ज्ञान के अनुसार उसकी अवधारणा को चर्चा करें। देख सकते हैं, तो इस क्वेश्चन को लेकर के आया हूँ मैं। तो जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से इस क्वेश्चन का जवाब क्या होना चाहिए, और इस वीडियो के अनुसार आपको जानने को मिलेगा कि ज्ञान की परिभाषा, इसके महत्व और इसके स्रोत के बारे में भी आप जान पाएंगे, और कुछ परिभाषाएं भी हम बताएंगे। तो निश्चित तौर पे आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो थोड़ा लंबा होगा तो आप लास्ट तक देखिएगा, तभी आप समझ पाइएगा। साथ ही साथ आप नोट बनाते चलिएगा, जिससे कि आपको एग्जामिनेशन में लिखने में मदद मिले। और देख सकते हैं इसमें निकल के आता है। अब चलते हैं कि क्या होता है। सबसे पहले समझेंगे कि ज्ञान क्या है। अब ज्ञान क्या है तो इसके बारे में हम समझेंगे। तो यहाँ से निकल के आता है, हमने हाईलाइटेड किया है कुछ इंपोर्टेंट थिंग को। तो यहाँ देख सकते हैं कि मनुष्य जब सबसे पहले अवतरित हुआ धरती पर, तब से उसे खाने पीने के तरीके के बारे में ज्ञान नहीं था। तब से उसे जो है खाने पीने के बारे में ज्ञान नहीं था। ज्यों-ज्यों उसका विकास हुआ, त्यों-त्यों उसमें जो है कि धीरे-धीरे उसमें निरंतर प्रक्रिया चलती रही, विकास करते रहा। तो धीरे-धीरे उसमें समझने, सोचने की क्षमता को विकसित हुआ, और इसके कारण क्या होता है, जिससे उसका विकास हुआ और उससे सोचने, समझने, बोलने तथा व्यवहार करने की स्थितियों में परिवर्तन आया, और जो सदैव अच्छे कार्यों के बारे में सोचते हुए आगे बढ़ने लगा था, तथा जिससे कहे कि उसे मस्तिष्क में आई नवीन चेतना तथा विचारों का जो विकास हुआ, स्वयं था देखकर होने लगा। इस प्रकार जब विचार आया तो किसी को देख कर के ही हुआ होगा या स्वयं से ही हुआ होगा। किसी भी से हो सकता है, तो पहले तो कोई था नहीं, तो उसके अपने से ही, स्वयं से ही हुआ। तो इस तरीके से वैचारिक क्षमता अर्थात ज्ञान का आधार पर अपने नवीन कार्यों को करने लगा और सीखने लगा कि किस प्रकार से कोई भी काम को आसान तरीके से किया जाए, और उसे किस प्रकार से असंभव बनाया जाए, किस प्रकार से जो असंभव बनाया जाए। इसी सोच विचारों को की क्षमता या शक्ति को हम ज्ञान कहते हैं। इसी प्रकार की जब हम सोच का शक्ति हमें आती है, तो उसी को हम कहते हैं ज्ञान कहते हैं। इसके आधार पर हम सभी प्रकार के कार्य को करते हैं एवं निरंतर आगे बढ़ते रहते हैं। इसको आप इंट्रोडक्शन में लिख सकते हैं, जो क्वेश्चन मैंने बताए अभी। ये क्वेश्चन आपने देखे, फर्स्ट क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में देख सकते हैं, आपको दिखाते हैं। ये क्वेश्चन आपको मैंने दिखाया, तो इस क्वेश्चन के इंट्रोडक्शन में आप ये कुछ लिख सकते हैं। उसके बाद आपको परिभाषाएं देने होंगे। देख सकते हैं यहाँ पे कि यह उन्नति तरीके और आगे बढ़ने की शक्ति ही व्यक्ति को और आगे बढ़ाने और अच्छे कार्य करने की प्रेरणा देती है, जिससे यह सदैव सत्कर्म एवं निरंतर उचित कार्य करता है और आगे बढ़ता रहता है। इस प्रकार से सरल एवं सुव्यवस्थित जीवन को चलाने की प्रक्रिया ही हमें ज्ञान से अवगत कराती है। किसी की निश्चित समय में किसी भी व्यक्ति या संपर्क में आने वाली कोई भी, देख सकते हैं, कोई भी वस्तु जो कि जीवन को चलाने के लिए उपयोग में आती है, उसके प्रति जागरूकता तथा साझेदारी ही क्या कहलाता है, ज्ञान कहलाता है। अब जब कोई भी वस्तु, कोई भी चीज, कोई भी समझ आपको जीवन को चलाने में, उपयोग में, या उसके प्रति जागरूकता लाने में आपको मदद करती है, तो वह क्या कहलाता है, तो ज्ञान कहलाता है। वह साझेदारी जो करता है वह क्या कहलाता है, ज्ञान कहलाता है। अर्थात कैसे हम अपने जीवन को पूर्ण रूप से चला सके,
प्राप्त कर सके एवं ज्ञान का बोध प्राप्त कर सके, ज्ञान कहलाती है। देख सकते हैं यहाँ पे निकल के आता है कि कैसे हम अपने जीवन को पूर्ण रूप से चला सके और कर सके एवं ज्ञान का बोध प्राप्त कर सके, ज्ञान कहलाते हैं। किस तरीके से हम इस तरीके के ज्ञान को हम प्राप्त कर सकते हैं, ज्ञान का बोध कर सकते हैं, ज्ञान को रूप से चला सकते हैं, जीवन को चला सकते हैं। तो इस तरीके के जो ज्ञान हमें प्राप्त होते हैं वो क्या कहलाता है, ज्ञान कहलाता है। ज्ञान को हमें अनुभव के द्वारा तथा सीख कर एवं देख कर तथा अवलोकन के माध्यम से प्राप्त होता है। कैसे प्रत्येक व्यक्ति अपने कार्य जो है आसानी से करते हैं, वे अपने अनुभव के आधार पर क्रियाशील होकर ज्ञान प्राप्त करते हैं और अपने तरह से प्रत्येक कार्य को पूर्ण करते हैं। अब देखेंगे इसमें कुछ प्राचीन शब्दों के बारे में भी बताया गया है। प्राचीन काल में जो किस तरीके से ज्ञान प्राप्त किए जा सकते थे। जैसे आपने जानते होंगे महात्मा बुद्ध जैसे लोग थे जो कि ज्ञान को किस तरीके से प्राप्त किए, ये बात भी हम जानेंगे। यहाँ देख सकते हैं ज्ञान शब्द के बारे में हम जान लेते हैं कि ज्ञान शब्द का मतलब होता है अवबोध कराना। देख सकते हैं ज्ञान शब्द का मतलब होता है अवबोध करना, अनुभव करना, प्रोत्साहित करना या वास्तविकता धारण करना, तुलनात्मक रूप से देखना, आत्मसात करना, जो कि हमारे मस्तिष्क में पहले से आधारित है, उसको हम देखकर या करके सीख रहे हैं। वह अनुभव के आधार पर सीखना एवं समझना ज्ञान की श्रेणी में आता है। यहाँ से भी इसको आप परिभाषित कर सकते हैं। ये ज्ञान शब्द जो का अर्थ होता है बोध कराना, अनुभव कराना, प्रोत्साहित कराना, वास्तविक धारण करना, तुलनात्मक रूप से देखना, आत्मसात करना, जो कि हमारे मस्तिष्क में पहले से धारित हो, इसको आत्मसात करना होता है। अब जानेंगे इसी को लेकर के कि ज्ञान जो एक देख सकते हैं ज्ञान जो एक अनुभव के द्वारा आती है, जिसे हम अपनी आत्मज्ञान के द्वारा समझते हैं, जानते हैं और उन्हीं अनुभव के द्वारा हम सदैव आगे जीवन से संबंधित कार्यों को करते हैं और उसी के आधार पर प्रतिदिन अनुभव के द्वारा अपने जीवन के क्रियाकलापों को करते हैं तथा अच्छे सभी के हित में कार्य को ही ऐसा सोचते हैं और करने का निर्णय लेते हैं। अब इसमें भारतीय दर्शन के बारे में बताया गया है कि जब हम भारतीय दर्शन के रूप में अब देखते हैं कि क्या है, तो इसका मतलब है फिलॉसफी के अनुसार समझें तो यहाँ पर समझने को आपको देखने को मिलेगा कि ज्ञान को ब्रह्म सत्य माना गया है, ज्ञान को ब्रह्म सत्य माना गया तथा ज्ञान को भी श्री मानसा शास्त्र में जोड़ा गया है। दोनों एक दूसरे के अभिन्न अंग है, दोनों जो है कि एक दूसरे के अभिन्न अंग का, तो ज्ञान और मनसा शास्त्र को जोड़ा गया है एक साथ, जो ये ब्रह्म या सत्य इस दोनों को एक साथ जोड़ा गया है। ये भारतीय दर्शन के अनुसार आपने को देखने को मिलेंगे। अब जानेंगे इसमें से कि अब कुछ इस यहाँ पर प्राचीन काल के बारे में भी जान लेते हैं कि प्राचीन काल में क्या होता था। तो वैदिक युग में विद्यार्थी मूलभूत आध्यात्मिक प्रश्नों से स्वयं से पूछते थे कि मैं कौन हूँ, जैसे महात्मा बुद्ध पूछे थे, और मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे क्या करना है, कहाँ जाऊँगा। इस सब बातों को प्राचीन काल में आप डिफाइन कर सकते हैं उस क्वेश्चन के अंतर्गत इंट्रोडक्शन में। उसके बाद हम समझेंगे कि परिभाषाएं, उसके बाद ज्ञान की परिभाषाएं, कुछ परिभाषाएं मनोवैज्ञानिक के अनुसार देख सकते हैं यहाँ पर कि डीवी के अनुसार, जॉन डीवी के अनुसार जॉन डीवी कहते हैं कि केवल वही ज्ञान ये वास्तविक है जो हमारे प्रकृति में संगठित हो गया है, जिससे हम पर्यावरण को अपनी आवश्यकताओं के अनुकूल बनाने में समर्थ हो सके और अपने आदर्श तथा इच्छाओं को उस स्थिति से अनुकूल बना लें जिसमें कि हम रहते हैं। अब दूसरा मनोवैज्ञानिक कहते हैं, वेबस्टर के अनुसार कहते हैं कि ज्ञान वह है जो ज्ञात है और ज्ञात होने के बाद संचित रहता है, या वह जानकारी है जो वास्तविक अनुभव द्वारा प्राप्त होती है। अब देख सकते हैं यहाँ पे निकल के आता है कि प्रोफेसर जोड के अनुसार कहते हैं कि ज्ञान हमारी उपस्थिति, देख सकते हैं ज्ञान हमारी उपस्थिति जानकारी और
अनुभवों के भंडार में वृद्धि वृद्धि का नाम है। ज्ञान जो है कि जो हमारे पास उपस्थित जानकारी है या अनुभव है, अनुभव का भंडार है, उसमें वृद्धि का नाम है। उसमें जो वृद्धि करते हैं तो वो क्या कहलाता है? ज्ञान कहलाता है। अब देखते हैं इसमें कि अब आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे ज्ञान की अवधारणा। अब ज्ञान की अवधारणा कहाँ से आई, कैसे आई, तो इसके बारे में हम जानेंगे। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ कहता है कि शिक्षा का प्रमुख जो उद्देश्य है ज्ञान प्राप्त करना। शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या है? ज्ञान प्राप्त करना, तथा जो भी तथ्य हम पढ़ते हैं तो वह सत्य पर आधारित होता है, और सत्य और ज्ञान दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। दोनों में कोई अंतर नहीं है। यह शाश्वत है, शाश्वत सत्य ही ज्ञान है। क्या कहलाता है? तो शाश्वत सत्य, जो परम सत्य है, वही ज्ञान कहलाता है। क्योंकि समाज के लिए देख सकते हैं, समाज के लिए ज्ञान हो शिक्षा है। समाज के लिए ज्ञान हो तो शिक्षा है। सभी प्राचीन ऋषियों, मुनियों तथा मुस्लिम संतों ने को प्रथम ज्ञान हुआ, तब उन्हें उसका प्रचार प्रसार किया, और इस प्रकार से ज्ञान की उपयोगिता शिक्षा ही सिद्ध कर सकती है। अब आपको यहाँ पर लिखने हैं कि ज्ञान की अवधारणा दे करके, आपको हेडिंग दे करके उसके बाद इसको डिस्क्राइब करना है कि ज्ञान की दूसरी अवधारणा है कि ज्ञान सूक्ष्म है या स्थूल है। यह बात हम अध्यापक के द्वारा विद्यार्थियों को अध्ययन कराते समय शिक्षक एवं विद्यार्थियों के मन में ज्ञान सूक्ष्म रूप से विद्यमान रहता है, और दूसरी ओर पुस्तक में जो लिखी भाषा है, जो लिखी है पुस्तक में, वह ज्ञान क्या है? स्थूल है, यानी वह ज्ञान सीमित है। अब देख सकते हैं यहाँ पे निकल के आता है, जैसे पानी नमक में डालने पर, देख सकते हैं पानी में नमक डालने पर नमक के छोटे छोटे कण जो है वे घुल जाते हैं, और जो बड़े ढेले होते हैं, बड़े बड़े जो नमक होते हैं वे दिखाई देते रहते हैं। ठीक उसी प्रकार यह ज्ञान पुस्तकीय ज्ञान होता है, जो ज्ञान के दो पक्षों में बांटा जा सकता है, प्रत्यक्ष ज्ञान एवं परोक्ष ज्ञान। यानी वास्तव जो प्रत्यक्ष है और परोक्ष ज्ञान, दो भागों में। अब प्रत्यक्ष ज्ञान क्या है? देख सकते हैं, प्रत्यक्ष ज्ञान से निकल के आता है कि मनुष्य अपनी ज्ञानेंद्रियों से अनुभव के द्वारा प्राप्त करता है। वो क्या कहलाता है? तो प्रत्यक्ष ज्ञान कहलाता है। जो अपनी ज्ञानेंद्रियों से अनुभव के द्वारा प्राप्त करता है उसे प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं। और परोक्ष ज्ञान कहते हैं हमें दूसरों के कथनों या पुस्तकों द्वारा प्राप्त होता है, वह क्या कहलाता है? परोक्ष ज्ञान। जैसे में हम समझेंगे यहाँ पे कि गेंद के द्वारा समझ सकते हैं, इसके द्वारा, तो गेंद बॉल के द्वारा हम समझ सकते हैं कि यदि हम देखते हैं तो उसका रंग रूप आकार दिखाई देता है। गेंद को जो है कि वास्तविक रूप में हम देखते हैं अपने हाथों में लेकर के, तो इसके बारे में हम उसका आकार और रंग रूप का बारे में देख सकते हैं। यदि उसी गेंद को ब्रह्मांड के रूप में देखा जाए तो पृथ्वी के आकार के रूप में आपको नजर आएगा, और पृथ्वी के आकार, समूह, सतह के बारे में दर्शाती है। अब जानेंगे कि ज्ञान के कई स्तरों को पाते हैं। अब ज्ञान के हम जो है इसी प्रकार जो है कि ज्ञान के हम कई स्तर को पाते हैं, जैसे कि विभिन्न प्रकार से मन में कई प्रकार की सक्रिय होती है। जैसे विभिन्न प्रकार से मन में कई प्रकार से सक्रिय होती है। जो ज्ञान है कई प्रकार से वह सक्रिय होता है। यहाँ देख सकते हैं, उसे हमें अनुभव तथा तर्क चिंतन के माध्यम से प्राप्त करते हैं। उसे हम क्या करते हैं? तो अनुभव तथा तर्क चिंतन के आधार पर हम प्राप्त करते हैं। अब जानेंगे ज्ञान के प्रकार के बारे में। तो ज्ञान के प्रकार के बारे में हम जानते हैं, पहला ज्ञान के जो प्रकार है ये देख सकते हैं, आगमनात्मक ज्ञान। यह जो आगमनात्मक ज्ञान है ये हमें कैसे प्राप्त होता है? तो हमें अपने जीवन के अनुभवों के माध्यम से तथा निरीक्षण के माध्यम से प्राप्त होता है, जो कि हमारे समक्ष घटित होते हैं। घटना के आधार पर जब हम प्राप्त करते हैं किसी भी ज्ञान को तो वो क्या कहलाता है? आगमनात्मक ज्ञान। अब दूसरा निकल के आता है प्रयोग मूलक ज्ञान। प्रयोग मूलक ज्ञान कहते हैं कि प्रयोजनवादी मानते हैं कि ज्ञान का प्रयोग के द्वारा, देख सकते हैं, प्रयोग द्वारा प्राप्त होता है। जब हमें किसी भी ज्ञान का प्राप्त होता है, जब भी हम किसी भी ज्ञान को प्राप्त करते हैं प्रयोग के द्वारा, तो या आप देख सकते हैं प्रयोग के द्वारा जब हम प्राप्त करते हैं तो वो प्रयोग मूलक ज्ञान कहलाता है। देख सकते हैं उसके बाद जो है कि निकल के आता है
प्रागनुभव ज्ञान देख सकते हैं, प्रागनुभव ज्ञान इसमें कहता है कि स्वयं प्रत्यक्ष की भांति ज्ञान को समझा जाता है, यानी स्वयं प्रत्यक्ष की भांति ज्ञान को समझा जाता है। जैसे कि गणित का ज्ञान प्रागनुभव ज्ञान कहलाता है। गणित का जो ज्ञान है वो क्या कहलाता है, तो प्रागनुभव ज्ञान कहलाता है, जो कि सत्य है और वह अनुभव के आधार पर होते हैं तथा स्वयं में स्पष्ट एवं निश्चित ज्ञान प्रागनुभव ज्ञान होता है, जिसमें कि निश्चित ज्ञान प्रागनुभव ज्ञान होता है। अब ज्ञान निकल के आता है ज्ञान के स्रोत। देख सकते हैं ज्ञान के स्रोत के बारे में हम जानेंगे कि ज्ञान के स्रोत सदैव हम ज्ञान को एक दूसरे को देखकर तथा उसकी बातों को सुनकर प्राप्त करते हैं। ज्ञान के जो स्रोत है, अब कहाँ से हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं इसके बारे में हम जानेंगे कि ज्ञान के स्रोत क्या हैं। तो हम प्रत्येक अनुभव करके, देख करके या सुन करके हम ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें कि मनुष्य देख सकते हैं यहाँ पे मनुष्य सदैव स्रोत के माध्यम से सीखता है, किसी न किसी स्रोत के माध्यम से सीखता है, जो कि निम्नलिखित हैं। देख सकते हैं इसमें पहला निकल के आता है कि प्रकृति से जब हम सीखते हैं तो ज्ञान जो है प्रकृति से सीखते हैं, तो ये कहलाता है प्राकृतिक ज्ञान। देख सकते हैं प्रथम स्रोत है, यह प्रथम स्रोत है ज्ञान को सीखने के लिए। जैसे कि आप देख सकते हैं प्रकृति से हम किस प्रकार सीखते हैं, तो जैसे पहले ज्ञान सीखते तो है जन्म से पूर्व एवं जन्म के पश्चात भी हम सीखते हैं, जिसमें कि अभिमन्यु के चक्र तोड़ने यानी चक्रव्यूह तोड़ने की जो विद्या था वो अपने माता के गर्भ में ही सीखा था। जैसे इसी प्रकार से हम समझ सकते हैं हम आगे किस प्रकार से प्रत्येक व्यक्ति अपनी अयोग्यता अनुसार प्रकृति से सीखता है। प्रत्येक व्यक्ति जो है अपनी योग्यता अनुसार जो प्रकृति से सीखता है। जैसे आप देख सकते हैं आपको सूर्य की जो परिक्रमा है, सूर्य की जो ब्रह्मांड में स्थिति है उसके बारे में, और पृथ्वी की जो स्थिति चक्कर लगाने की है, दिन रात होने की जो प्रक्रिया है, इसके बारे में हम सीखते हैं। और इससे इसको जो अपने जीवन से भी चला सकते हैं, इसको जो जीवन के साथ जोड़ करके हम इसके बारे में जान सकते हैं। तो ये कहलाता है कि किस तरीके से आप प्रकृति से आप सीखते हैं, किस प्रकार से सामंजस्य स्थापित करना। अब देखें तो पुस्तक से ज्ञान, तो पुस्तक से ज्ञान हमें प्राचीन काल में जो कागज नहीं हुआ करता था वहां पर ताम्र पत्र पे लिख करके ज्ञान को एक दूसरे में ट्रांसमिट किया जाता था। जैसे कि पहले ताम्रपत्र से पत्थर पर जो लिखे जाते थे, भोजपत्रों से, इस सब से हमें ज्ञान की प्राप्ति होती थी। और देखिए उन्हीं के आधार पर जो है अर्थात नियमों का अनुसरण करते थे और इस प्रकार से प्रत्येक पीढ़ियों के समय अनुसार उसका उपयोग करते थे और सदैव इसका अनुपालन करती थी। अब देखें तो इंद्रिय अनुभव ज्ञान से हमें इंद्रिय अनुभव से भी ज्ञान की प्राप्ति होती है, जिसमें कि इंद्रिया अर्थात शारीरिक अंग जो कि मनुष्य की को उसकी जीवितता का आभास कराता है, वह सदैव उन्हीं के द्वारा अनुभव करता है और संवेदना जागृत करता है। कहता जाता है यह संवेदना, देख सकते हैं यह संवेदना ही ज्ञान प्राप्त कराती है। अनुभव के आधार पर वह प्रत्येक व्यक्ति अपनी कार्यशैली और प्रत्यक्षीकरण कराता है। देख सकते हैं ये ज्ञान इंद्रिय, जो हम ज्ञान इंद्रिय से सीखते हैं, कोई भी ज्ञान को प्राप्त करते हैं अनुभव के द्वारा प्राप्त करते हैं, तो ये इंद्रिय अनुभव कहलाता है। अब हम साक्ष्य के द्वारा देखेंगे, तो साक्ष्य के द्वारा हम दूसरे से अनुभव एवं आधारित ज्ञान को मानते हैं, जो हम अपने अनुभवों के द्वारा ज्ञान प्राप्त करते हैं। यहाँ देख सकते हैं कि साक्ष्य किसे कहते हैं, तो किसी अन्य के द्वारा किसी भी वस्तु का ज्ञान देना और समझना तथा बताना और उसी बात को समझाना ही साक्ष्य है। किसी अन्य के द्वारा किसी भी वस्तु का ज्ञान देना और समझाना तथा बताना और उसी बात को समझाना ही साक्ष्य है। देख सकते हैं साक्ष्य के बारे में हम जान लें। उसके बाद तर्क बुद्धि से ज्ञान। अब तर्क बुद्धि से ज्ञान हम किस तरीके से प्राप्त करते हैं, तो अपने जीवन में होने वाले विभिन्न प्रकार के जो घटना है उन पर हम तर्क करके किसी भी ज्ञान को हम प्राप्त करते हैं, तो वो क्या कहलाता है, तर्क बुद्धि से ज्ञान प्राप्त करना कहलाता है। उसके बाद है अंतःप्रज्ञा। अंतःप्रज्ञा के बारे में समझेंगे कि इसका अंग्रेजी में अर्थ समझे तो अंग्रेजी में कहा जाता है अंतःप्रज्ञा को इंट्यूशन कहा जाता है, जिसका तात्पर्य क्या होता है, तो तथ्य को पा जाना, यानी तथ्य को जो फैक्ट है उसको पा जाना, उसको समझ लेना। इसके लिए
किसी भी तर्क की आवश्यकता नहीं होती और हमारा उस ज्ञान को पूर्ण विश्वास हो जाता है। इसके लिए किसी भी तथ्य की आवश्यकता नहीं होती, इसको जो है किसी भी तथ्य की आवश्यकता नहीं होती, जिससे कि यह हमारे लिए ज्ञान प्राप्त हो जाता है। यह क्या कहलाता है? अंतःप्रज्ञा यानी इंट्यूशन कहलाता है। उसके बाद है अंतर्दृष्टि द्वारा। यह ज्ञान प्रतिभाशाली लोगों में अकस्मात कुछ बोध होकर प्राप्त होता है, जैसे कि महात्मा बुद्ध में बोधि वृक्ष के नीचे बैठने से उसको ज्ञान प्राप्त हो गया। तो इसी तरीके से उनमें जो ज्ञान प्राप्त होता है तो ये क्या कहलाएगा? अंतर्दृष्टि के द्वारा। उसके बाद है अनुकरणीय ज्ञान। अनुकरणीय ज्ञान, जब हम किसी के व्यवहार को, किसी के द्वारा किए गए कार्य को हम अनुकरण करते हैं या अनुकरण करके जो ज्ञान हमें प्राप्त होता है वह क्या कहलाता है? अनुकरणीय ज्ञान कहलाता है। अब इस वीडियो में जाने हम कि ज्ञान के प्रकार के बारे में और ज्ञान के स्रोत के बारे में समझे इसमें, और ज्ञान किस तरीके से आता है हमारे अंदर इसको हम समझे, और साथ ही साथ समझे कि ज्ञान क्या है और इसके जो है अवधारणा को भी हम जाने इस वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो मैं जल्द लेकर आऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।